दोस्तों एनसीईआरटी की सीरीज में आज हम मैक्रो इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, जो कि है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। दोस्तों गवर्नमेंट बजट क्या होता है, बजट के टाइप्स क्या क्या होते हैं और बजट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उन सब की डिटेल चर्चा आज के इस लेक्चर में हम करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा रीसेंट बजट है, उस बजट में क्या क्या ट्रेंड्स हैं, उन रीसेंट ट्रेंड्स को भी देखकर हम कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की और पहली बात देखते हैं। दोस्तों अगर पहली बात आप देखेंगे तो सबसे पहले देखिए बजट की एक डेफिनेशन आप लोग समझिए कि आखिरकार बजट होता क्या है। दोस्तों जिस प्रकार हम अपने घरों में अपनी कमाई और अपने खर्चों का एक हिसाब किताब बनाते हैं और हम ये देखते हैं कि कौन से खर्चे ऐसे हैं जो जरूरी हैं और कौन से खर्चे ऐसे हैं जो गैर जरूरी हैं, उस पे हम अपना पूरा प्लान डिसाइड करते हैं। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हर एक कंट्री को भी ये काम करना पड़ता है। कंट्री की इनकम कहां कहां से हो रही है, कंट्री को कौन कौन सी रिसीट मिलने वाली है और कंट्री को कहां कहां पे अपना एक्सपेंडिचर करना है, उन सबका लेखा जोखा प्रस्तुत करना पड़ता है। और ये लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए हमारे जो वित्त मंत्री होते हैं, ये संसद में इसको पेश करते हैं। संसद में जो बजट विधेयक है वो पढ़ा जाता है और उसके बाद दोस्तों वहां पर बजट स्पीच होती है। बजट स्पीच के माध्यम से हमारे वित्त मंत्री अगले पूरे वर्ष के लिए भारत की संचित निधि यानी जो कंसोलिडेटेड फंड है, उसमें से फंड की रिक्वायरमेंट को संसद से मांगते हैं और पार्लियामेंट की परमिशन के बाद ही यानी बजट पास हो जाने के बाद ही हमारी गवर्नमेंट को कंसोलिडेटेड फंड से जो रिक्वायर्ड खर्चा है वो करने की परमिशन मिल जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वहां पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया है, जो आर्टिकल नंबर 112 के तहत दोस्तों लिया जाता है। अगर बजट की बात करें तो यहां पर देखिए, यहां पर लाइन लिखी है, उसको पढ़कर आप मेरी बात को और अच्छे से समझ पाएंगे। क्या लिखा है? अ ईयर लॉन्ग फाइनेंशियल रिपोर्ट दैट एक्सप्लेन हाउ फ्यूचर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर विल बी कैलकुलेटेड आइटम वाइज। यानी अगले एक साल में कहां कहां सरकार के खर्चे होंगे और कहां कहां सरकार को खर्चे करने हैं, सरकार को इनकम होगी, वो सब चीजें दोस्तों बजट में लिखी जाती हैं, बजट में दिखाई जाती हैं। अब बजट का केवल यही उद्देश्य नहीं है कि वो अपने खर्चों और अपनी जो इनकम है उसको दिखाए, बल्कि बजट के बहुत सारे और भी ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे रीएलोकेशन, रिसोर्सेज का रीएलोकेशन। बजट में ही गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज को लेके आती है। उन पॉलिसीज के माध्यम से जो भी हमारे रिक्वायर्ड एरियाज हैं, सेक्टर्स हैं, उन सभी को रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है जहां पर जरूरत होती है। इसके साथ साथ इनकम एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, हमारे टैक्सेशन की पूरी कहानी बजट में बताई जाती है। इनकम टैक्स किसको कितना देना है, कॉर्पोरेट टैक्स किसका कितना देना है, कौन टैक्स से फ्री है, पूरी इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों यहां से किया जाता है। राज्यों को केंद्र सरकार कितना पैसा देगी, कहां कहां पे कितना कितना पैसा खर्च करेगी, किस किस मंत्रालय को कितना कितना पैसा मिलेगा, किस किस स्कीम में कितना कितना पैसा खर्च होगा, यह सब कुछ बताया जाता है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट जो है वो भी बजट के माध्यम से करते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत सारे नियम कायदे कानून भी बजट के माध्यम से बनाए जाते हैं। बजट में जो पॉलिसीज होती हैं, बजट में जो स्कीम्स होती हैं, जो अलॉटमेंट होते हैं, जो नए नए टारगेट्स होते हैं, वो सब हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए ही दोस्तों किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है, इन सभी मेन ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमारे बजट को दोस्तों हर साल पेश किया जाता है, बनाया जाता है। यहां डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको दिखाया है, ये दो डायग्राम दिए हैं, यहां पर बजट के बारे में बहुत सारे आपको फैक्ट्स मिलेंगे और यहां दोस्तों बजट के बारे में कुछ हिस्ट्री फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों डायग्राम्स को देखकर इसको जरूर पढ़िएगा। अगर दोस्तों बजट की बात करें तो बजट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर हम मेन दो टाइप की बात करें तो दो टाइप का बजट होता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड बजट नाम से क्लियर है, ऐसा बजट जहां पर सरकार जितना इनकम हो रहा होता है उस पूरी इनकम को खर्च करने का बजट पेश करती है। यानी सरकार को जितनी इनकम होती है उतना ही सरकार का खर्चा हो जाता है, वो बजट कहलाता है बैलेंस बजट। इक्वल टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मेड बाय द जनरल गवर्नमेंट, यानी रेवेन्यू जितना आ रहा है वो एक्सपेंडिचर के इक्वल हो जाए, तब ऐसा बजट जो होता है वो हमारा बैलेंस बजट दोस्तों कहलाता है। यहीं पर अगर आप बात करेंगे अनबैलेंस बजट की, तो इसका मतलब यही है कि या तो खर्चे ज्यादा होंगे इनकम कम होगा, और या फिर इनकम ज्यादा होगी खर्चे कम होगा। ऐसा अगर कोई बजट होता है तो वो अनबैलेंस बजट। अब यहां पर भी दो केस हो गए। अगर हमारी यानी सरकार की इनकम ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है और खर्चा कम कर रही है तो सरप्लस बजट। और अगर सरकार का खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है तो वो क्या होता है, डेफिसिट बजट होता है।
अगर इंडिया के कंपैरिजन में बात करें, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो भारत का बजट जो है वो कई वर्षों से पिछले डेफिसिट बजट है, जहां पर भारत का खर्चा होता है ज्यादा और इनकम होती है कम। हालांकि भारत उसे कवर करता है अलग अलग सोर्सेस से, लेकिन डेफिसिट बजट प्रस्तुत करता है। अब यहां पर दोस्तों एक चीज आती है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। उन कंपोनेंट को अगर दो बड़े बड़े कंपोनेंट में बांटें तो हमें रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट देखने को मिलता है। समझें इस बात को। मैंने क्या बोला कि बजट में सरकार मेनली क्या शो कर रही है कि उसे कहां कहां से कितनी कितनी इनकम होगी और कहां कहां कितना कितना उसका खर्चा होगा। अब दोस्तों आप डेली लाइफ की बात करिए, आप अपनी डेली लाइफ में देखेंगे तो बहुत सारे आपके खर्चे ऐसे हैं जो आपके जीवन को चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे आपके खाने पर होने वाला खर्चा, जैसे आपके पानी पर होने वाला खर्चा, आपके मकान का भाड़ा, आपके कपड़ों के लिए होने वाला खर्चा, तमाम ऐसे खर्चे। ये सारे खर्चे आपके किसी भी संपत्ति को बढ़ा नहीं रहे हैं, आपकी कमाई नहीं करा रहे हैं, आपकी संपत्ति नहीं बढ़ा रहे हैं, बट ये आपके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है ना। सेकंड, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमारी इनकम में बढ़ोतरी करते हैं, जो हमारी संपत्ति में बढ़ाई करते हैं। जैसे मैंने कोई जमीन खरीद ली, मैंने गोल्ड खरीद लिया, कहीं मैंने कार खरीद लिया, कहीं मैंने कुछ और खरीद लिया। ये सब क्या है, मेरी प्रोस्पेरिटी को बढ़ा रहे हैं, मेरी संपत्ति, मेरी कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, मेरे एसेट्स को बढ़ा रहे हैं, है ना। ऐसे ही कंट्री के भी साथ होता है। कंट्री के भी बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो कंट्री को कोई भी कैपिटल एसेट्स का फॉर्मेशन करके नहीं देते हैं, बट वो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली सारी सब्सिडीज, वो सब ऐसी हैं। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट क्या करती है, कैपिटल जनरेट करने के लिए करती है। इसी प्रकार दोस्तों इनकम, अगर इनकम की बात करें तो कुछ इनकम ऐसी होती है जो मुझे डेली बेसिस पर काम करने के बाद ही मिलती है। जैसे अभी मैं काम कर रहा हूं तो अभी काम करने के बाद मुझे सैलरी मिल जाएगा, ठीक है, जितना काम करूंगा उतना सैलरी मिल जाएगा। एक कमाई तो मेरी ये हो रही है। सेकंड, मैं अपनी कमाई में से कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देता हूं। मान लीजिए मैंने कहीं पे शेयर मार्केट में शेयर खरीद लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब तो अपने आप वहां से कमाई आएगी और आती जाएगी आती जाएगी। मेरे काम की तरह नहीं है, काम तो जब तक मैं करूंगा तब तक सैलरी आएगी, तब तक आएगा मुझे इनकम, लेकिन मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो हमेशा आता रहेगा। समझ गए। यानी मेरी कुछ कमाई ऐसी है जो मेरी कैपिटल को बढ़ा रही है और कुछ कमाई मेरी ऐसी है जो मेरे रोजमर्रा के काम से ही मुझे मिलती है। ठीक इसी तरह गवर्नमेंट का भी दोस्तों यही रूल है। गवर्नमेंट भी बहुत सारी कमाई ऐसी करती है जो उसको डेली बेसिस पर मिलती रहती है, और कुछ कमाई उसकी ऐसी होती है जो कैपिटल जनरेट करती है, जो एसेट्स के रूप में होती है। ठीक है, इस प्रकार हम बजट को दो भाग में बांटते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट का मतलब ऐसे खर्चे और ऐसी कमाई जो सरकार को क्या है, डेली यूज के लिए चाहिए। ठीक है, वो कमाई ऐसी होगी जो बार बार हो रही होगी, उसके अगेंस्ट में सरकार को कुछ करना नहीं है। और वही खर्चे जो सरकार डेली सर्वाइवल के लिए, डेली रूटीन के लिए कर रही है, अपने डेली कामकाज को चलाने के लिए कर रही है, अपने आप को ऑपरेट करने के लिए कर रही है ना, वो सारे खर्चे और कमाई हम दिखाते हैं रेवेन्यू बजट के अंतर्गत। और सेकेंड वन, कैपिटल बजट, इसमें हमारी वो कमाइयां होती हैं जिसके द्वारा हमारी एसेट्स बढ़ती हैं। ठीक है, और यहां वो खर्चे होते हैं जिसके द्वारा हमारी एसेट्स बढ़ती हैं। ठीक है ना, तो कैपिटल बजट हमारा वो होता है। इसको डिटेल में दोस्तों भी समझेंगे। यहां मैंने एक चार्ट के माध्यम से देखिए समझाया है रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में भी दो चीजें आ गई, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल बजट में दो चीजें आ गई, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब अगर रेवेन्यू रिसीट की बात करें तो रेवेन्यू रिसीट दो तरह की होती है, टैक्स और नॉन टैक्स, और नॉन टैक्स के बाद फिर आगे आपने देखा। अब इन्हीं को एक एक करके दोस्तों हमें समझना है और बजट के पूरे इस कंपोनेंट को हम समझ लेंगे। सबसे पहले बजट रिसीट्स की बात करते हैं। तो यहां एक डायग्राम में आप देखिए, अगर बजट रिसीट की बात करें तो बजट रिसीट में दो तरह की रिसीट हैं, एक रेवेन्यू रिसीट्स और एक कैपिटल रिसीट्स। यानी अब इनको आप समझिए। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि मैं हर महीने नौकरी कर रहा हूं, तो हर महीने काम करने के बाद हर महीने के एंड में मुझे सैलरी मिल जा रहा है ना। एक तो मेरी कमाई ये हो रही है जिसके बदले मुझे काम करना पड़ रहा है, और कुछ कमाई मेरी ऐसी है जो मेरे इन्वेस्टमेंट के थ्रू हुई है। ठीक है ना, उसके लिए मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ा, इन्वेस्टमेंट किया था, वहां से कमाई आ रही है। ठीक है, तो जो मेरी कमाई बिना किसी काम के आ रही है वो मेरी है कैपिटल रिसीट्स, और जो किसी काम को करने के बाद आ रही है वो मेरी है रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, अब यहां पर एक बात और समझिए। देखिए, कैपिटल रिसीट्स लाने के लिए मुझे या तो अपनी संपत्ति में कमी करनी पड़ेगी, यानी अपनी कोई चीज बेचनी पड़ेगी, है ना, तभी मेरे पास वो कैपिटल रिसीट आएगा।
सिंपल सी बात है। और या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने ऊपर लायबिलिटी लेनी पड़ेगी, यानी लोन लेना पड़ेगा। समझिए मेरी बात ध्यान से, अगर मुझे कैपिटल रिसीट की बात करनी है तो उसके लिए मुझे खर्चा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो कमाई होगी, है ना। और दूसरी बात, अगर ऐसा करना नहीं चाह रहा हूं तो इसका मतलब फिर मुझे लोन लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा तब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, है ना। यानी कैपिटल रिसीट्स कौन सी रिसीट्स हैं, जिसके द्वारा या तो मुझ पर कोई लायबिलिटी बढ़े और या फिर मेरी जो एसेट्स हैं वो घटें। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तब वो कैपिटल रिसीट होगा। कुछ भी कमाई मुझे हुई है, अगर उस कमाई से मेरी कोई एसेट्स घटी हैं या मुझ पर कोई लायबिलिटी बढ़ी है, तब वो क्या होगा, मेरी कैपिटल रिसीट दोस्तों कहलाई जाती है। ये कैपिटल रिसीट दोस्तों रिकरिंग नहीं होती है, ये कभी कभी होती हैं और बड़ी मात्रा में होती हैं, ठीक है। ये कैपिटल रिसीट्स होती हैं, ये ईयर ऑन ईयर होती रहती हैं, ये ना ईयर ऑन ईयर जो है वो होती रहती है, यानी एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, ऐसे होता रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग रेवेन्यू रिसीट की बात करें तो रेवेन्यू रिसीट्स का कोई भी लिंक नहीं होता, ना ही लायबिलिटी से और ना ही एसेट से। रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स हैं जिनसे ना मेरी कोई एसेट्स घटती है और ना ही मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी बढ़ती है। मैंने इस महीने काम किया, मुझे पैसा मिल गया, ना मेरी कोई संपत्ति घटी और ना ही जो है वो मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी बढ़ी। समझ गए, पैसा मुझे मिल गया, बात खत्म। समझ गए ना। ये रेवेन्यू रिसीट जो होती हैं ये दोस्तों रिकरिंग होती हैं, बार बार होती रहेंगी, ठीक है ना। मैं इस महीने काम करूंगा, मुझे तलब मिल जाएगी, अगले महीने काम करूंगा फिर मिल जाएगी, अगले महीने काम करूंगा फिर, रिकरिंग होती बार बार होती रहेंगी, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये अमाउंट में कैपिटल रिसीट से कम होती हैं, छोटी होती हैं, क्योंकि बार बार हो रही हैं, ठीक है। एक बात और भी है, रेवेन्यू रिसीट्स को आप उसी फाइनेंशियल ईयर में यूज कर सकते हो, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं लेके जा सकते। जितना काम करोगे एक ही बार मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इस महीने काम कर दिया तो मुझे हर बार सैलरी मिलती रहेगी, नहीं, मुझे इस महीने काम करना है तभी सैलरी मिलेगी, अगले महीने काम करना है तभी सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने इस महीने काम कर लिया अब हमेशा मिलती रहेगी। जैसे यहां होता है, एक बार जमीन खरीद लिया अब उसके रेट बढ़ते रहेंगे, एक बार गोल्ड खरीद लिया अब उसके रेट बढ़ते रहेंगे, एक बार कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसका मेरे पास पैसा आता रहेगा, है ना, वो मुझे मिलता रहेगा। समझ गए, वो ऐसा नहीं होता यहाँ पर। क्लियर हो गया। तो रेवेन्यू रिसीट की बात करें तो यहां पर कौन सी रिसीट है, ऐसी कोई भी रिसीट, ऐसी कोई भी इनकम जो ना ही कोई एसेट्स घटाए और ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ाए, वो हमारी होती है रेवेन्यू रिसीट। और ऐसी रिसीट जो या तो हम पर लायबिलिटी बढ़ाएं या फिर हमारी एसेट्स घटाएं, वो होती है हमारी कैपिटल रिसीट। समझ गए। अगर रेवेन्यू रिसीट को आगे आप करेंगे कैटेगराइज, तो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स को फिर आगे देखेंगे तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, हमने पढ़े ही हैं, पहले ऑलरेडी पढ़ रखे। नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो सरकार जो हमसे अलग अलग सर्विसेज के जो चार्जेस लेती है, सरकार जो चालान करती है, सरकार जो अन्य हमसे पैसा लेती है, उस तरह की जो रिसीट्स होती हैं वो यहां पर आती हैं। इसके अलावा सरकार के कई जगह इन्वेस्टमेंट हैं, तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू सरकार को हर साल डिविडेंड मिलता है। वो डिविडेंड भी क्या है, हर साल मिल रहा है, हर साल मिल रहा है, हर साल मिल रहा है, तो वो कहां आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है, ठीक है। उस रेवेन्यू के बदले ना ही मेरी कोई एसेट घट रही है और ना ही मुझे कोई मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। ऐसे लोन, अगर सरकार ने कहीं लोन दिया हुआ है तो उसका ब्याज सरकार के पास आता रहता है, वो ब्याज भी क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। वो क्या, इनकम बार बार हो रही है तो वो भी यहीं पे आएगा। समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जितना भी सरकार के पास इंटरेस्ट के साथ कमाई आती है, जो भी सरकार का प्रॉफिट और डिविडेंड आता है, जो भी सरकार फीस चार्ज करती है, वो सब हमारे कहां पे आते हैं, हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू में दोस्तों आते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑड वन आउट चूज करने के लिए पूछे जाते हैं कि कौन सा हमारा रेवेन्यू रिसीट में जाएगा, कौन सा हमारा कैपिटल रिसीट में जाएगा, तो आप यहां पर ध्यान करेंगे। क्लियर। नाउ कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में रिकवरी ऑफ लोन्स। अगर मान लो मैंने कोई लोन किसी को दिया हुआ है और उस लोन का मेरे पास इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस इंटरेस्ट के आने से क्या मुझ पर कोई लायबिलिटी बढ़ी, नहीं बढ़ी। क्या मेरी कोई संपत्ति घटी, नहीं घटी, आराम से किसमें ऐड होगा, रेवेन्यू में। बट अगर उस व्यक्ति ने पूरा का पूरा लोन का पैसा ही वापस कर दिया तो क्या हुआ, तो मेरी लायबिलिटी तो नहीं बढ़ी लेकिन मेरी संपत्ति घट गई। कैसे, वो लोन जो मैंने दिया था उससे मुझे कमाई हो रही थी भैया, अब वो लोन का पूरा पैसा वापस आ गया तो अब मुझे ब्याज नहीं मिलेगा। समझ गए। तो वो लोन का जो रिकवरी हुआ है वो भी एक तरीके से मेरा पैसा मुझ पे आया है, मुझे रिसीट हुआ है, तो वो किस में आएगा, कैपिटल रिसीट। ऐसी गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है और वो लोन का ब्याज अगर आता रहेगा तो ब्याज किस में ऐड होता है, रेवेन्यू रिसीट में। और अगर वो लोन का पूरा पैसा वापस आ जाएगा तो वो कहां ऐड हो जाएगा, कैपिटल रिसीट में।
इसी प्रकार डिसइन्वेस्टमेंट, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कहीं पे कोई डिसइन्वेस्टमेंट करती है, यानी अपनी हिस्सेदारी को बेचती है, उससे जो पैसा आता है वो कैपिटल में आएगा। कैसे? अपनी हिस्सेदारी बेची तो अपनी कैपिटल घटी, अपनी एसेट्स घटी, और मैंने कहा था कि या तो एसेट घटे या फिर जिम्मेदारी बढ़े, अगर ऐसा कुछ है तो कैपिटल रिसीट। सरकार अगर लोन ले रही है, अगर सरकार बोरिंग कर रही है, तो बोरिंग से क्या हो रहा है? लायबिलिटी बढ़ रही है, अब मुझे वापस भी करना है, समझ गए? तो ऐसा अगर कर रही है तो वो भी कैपिटल रिसीट। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड से जो कमाई हो रही है उसमें भी सरकार की जनता के प्रति लायबिलिटी बढ़ रही है, इसीलिए वहां पर किस में आएगी? कैपिटल रिसीट में आएगी। तो यही दोस्तों हमारी रिसीट्स होती हैं जो बजट में यूज की जाती हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर सब लिखा हुआ है। डायरेक्ट टैक्स के बारे में लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में लिखा है, तो आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो हम सभी को मालूम है, जहां पर गवर्नमेंट को हम सीधे टैक्स पे कर रहे हैं वो हमारा डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स पे करते हैं हम लोग, कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं, ये सब क्या है? हमारा डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है जो हमसे सरकार इनडायरेक्टली लेती है, जैसे जीएसटी हम इनडायरेक्टली देते हैं। ये स्टाइलर मैंने खरीदा, ये स्मार्ट बोर्ड खरीदा, इन सब में जीएसटी पे करा है, लेकिन सरकार को नहीं, जिससे खरीदा उसको, उसने फिर आगे दिया होगा, उसने आगे दिया होगा, उसने सरकार को दिया होगा, समझ गया? तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जहां पर हम सरकार के को डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे हैं, बल्कि इनडायरेक्ट चैनल से हमारे सरकार के पास जा रहा है, और डायरेक्ट का मतलब जो हम सरकार को डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना? आगे अगर बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए ट्रेंड मैंने दिखाया है, जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो यहां पर मैंने शो किया है। यहां पर देखिए टैक्स रिसीट, देखिए यहां पर जीडीपी के परसेंटेज के रूप में दिखाया गया है। अब जो येलो पार्ट है ये सरकार का डायरेक्ट टैक्स है, और जो ग्रीन पार्ट है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना? तो यहां पर दिखाया गया है कि टोटल जो सरकार को टैक्स मिला है उसमें से 7.1% जो है वो हमारा सरकार को डायरेक्ट टैक्स से मिला है, और 4.9% जो है वो डायरेक्ट टैक्स से मिला है। ठीक है, यानी सरकार की टोटल जो जीडीपी है उसका लगभग 15% हिस्सा टैक्स से ही यहां पर आया है, और उस 15 में से 7% देखिए, सॉरी 12% लगभग टैक्स से आया है, 7% लगभग डायरेक्ट टैक्स से आया है, और लगभग 5% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स से सरकार को मिला है। ग्रॉस टैक्स रिसीव कितनी है? 12%, यानी जीएसटी का, जीएसटी कह रहा हूं, जीडीपी का लगभग 12% जो है वो हमें यहां टैक्स से मिला है। इसी प्रकार ये ट्रेंड जो है वो लाख करोड़ में है, कितने लाख करोड़ सरकार को टैक्स में मिले हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, बट ये फैक्टर एक, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहां पर दिखाया। नेक्स्ट आगे अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट यहां पर देखिए एक चीज है कैपिटल रिसीट। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट जो मैंने समझाया है वही चीज यहां पर लिखी हुई है, बार बार आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं इस चीज को। जितनी भी बोरोइंग्स हैं वो सारी हमारी कैपिटल रिसीट में होती हैं, बस वही चीज ध्यान रखिएगा। कैपिटल का मतलब ऐसी रिसीट जो हमारी एसेट्स को घटाएं या हम पर लायबिलिटी बढ़ाएं, अगर ऐसी कोई रिसीट है दैट इज वो हमें कैपिटल रिसीट के अंदर ले जानी है। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट नाउ बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर भी ऐसे ही दोस्तों होते हैं। अगर एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो यहां पर देखिए डायग्राम एक दिखाऊंगा मैं आपको, शायद डायग्राम यहां पर नहीं है देखिए कोई बात नहीं। अगर एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो एक्सपेंडिचर भी दोस्तों ऐसे ही होते हैं। अगर एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं तो वो भी दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां भी सेम कॉन्सेप्ट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, वहां पर क्या था? कैपिटल रिसीट का मतलब क्या था कि या तो हमारी एसेट घटे या लायबिलिटी बढ़े, अगर ऐसा करने के बाद कोई इनकम हो रही है दैट इज कैपिटल रिसीट। यहां है एक्सपेंडिचर, हमारा खर्चा हो रहा है, तो खर्चा किस पर करेंगे? या तो हमारी संपत्ति बढ़ेगी, या तो हम कोई जमीन खरीदेंगे, गोल्ड खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, समझ गए? और या फिर हम क्या करेंगे? लायबिलिटी घटाएंगे, मतलब अपना लोन चुकाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिससे या तो हमारी लायबिलिटी घटे और या फिर हमारी एसेट्स बढ़ें, अगर ऐसा करने के बाद कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाया जाएगा। गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट बहुत सारी रोड्स बनाती है ना, गवर्नमेंट बहुत सारे डिफेंस पर एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है ना, उन सबसे क्या हो रहा है? सरकार की एसेट्स बढ़ रही हैं। ठीक है, एयरपोर्ट बनाती है सरकार, और भी तमाम काम करती है, उससे क्या हो रहा है? सरकार के जो है वो क्या बढ़ रहे हैं? एसेट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, सरकार पुराने लोन को पे करती है, उससे क्या हो रहा है? सरकार के एसेट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो या तो हमारे एसेट्स बढ़े या हमारी लायबिलिटी कम हो, ऐसा जब होगा तो वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मतलब नॉर्मल, ना हमारी एसेट्स बढ़े और ना हमारा लायबिलिटी कम हो, अगर ऐसा कोई एक्सपेंडिचर है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे सैलरी, सबको सरकार सैलरी प्रोवाइड कर रही है, अब सैलरी प्रोवाइड कर रही है तो क्या सरकार की कोई एसेट्स बढ़ घट रही है? ना एसेट्स बढ़ रही है ना घट रही है।
क्या कोई लायबिलिटी घट बढ़ रही है? ना। सरकार ने सब्सिडी दी, सब्सिडी क्या है? एक प्रकार का खर्चा है। अब सब्सिडी देने से क्या सरकार की कोई एसेट्स बढ़ी या घटी? नहीं। सरकार की कोई क्या लायबिलिटी बढ़ी घटी? नहीं। तो वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत दोस्तों आते हैं, ठीक है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दोस्तों बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे हमारा सब्सिडी है, जैसे सैलरी पर होने वाला खर्चा है, जैसे दोस्तों बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो सरकार करती है हमारी योजनाओं पर, वो भी सब रेवेन्यू में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे रेवेन्यू खर्चे दोस्तों आ जाते हैं। पहले सरकार कैपिटल खर्चों को, रेवेन्यू खर्चों को प्लान्ड और अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर में भी बताती थी, बट अब सरकार ने लास्ट टाइम से बंद कर दिया है। सरकार अब अनप्लान्ड और प्लान्ड खर्चों को अलग अलग नहीं बताती है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिए रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, यही वो सारी बातें लिखी हुई है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही होंगे, शॉर्ट टर्म होंगे, बार बार होंगे, ठीक है ना, और रिकरिंग होंगे। कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होंगे वो कभी कभी होंगे, बड़े होंगे, समझ गए, ऐसा करके यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। वही यहाँ बात लिखी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ गया होगा और ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ यहाँ पर मैंने फिर से एक बार यहाँ पर देखिए आंकड़े दिखाए आपको रिसेंट ईयर के, ये जीडीपी के परसेंटेज के रूप में टोटल एक्सपेंडिचर के आंकड़े आप देख लीजिए, ठीक है। जो रेड वाला कॉलम है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और जो ब्लू वाला कॉलम है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे हैं? कम है। अब मुझे सोच के बताइए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, किसी भी कंट्री के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितने ज्यादा होंगे उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होने में उतनी ही परेशानी होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं कि मान लीजिए मेरी सैलरी महीने की 10,000 रुपए है। इस 10,000 में से मान लीजिए मैं 5,000 रुपए के कमरे में किराए के रूप में रहता हूं। मान लीजिए 3,000 रुपए मैं अपने खाने पीने पर खर्च कर देता हूं, है ना। मान लीजिए 1,000 रुपए मैं गाड़ी के पेट्रोल पर आने जाने पर खर्च कर दे रहा हूं, है ना। यानी 10,000 में से करीब 9,000 रुपए मैंने खर्च कर दिए अपने लाइफस्टाइल पर, और 1,000 जो बचा है, 1,000 में से 500 रुपए मैंने रिजर्व कर लिए और बाकी 500 रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिए। दूसरी ओर अगर मान लीजिए 10,000 रुपए मेरे पास हैं, उसमें से मैंने अपने जीवनचर्या पर केवल 2,000 रुपए खर्च करे और बाकी के 8,000 में से 6,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिए और 2,000 रुपए मैंने अपने सेविंग्स के लिए रख लिए, तब मेरा फायदा ज्यादा होगा या वैसे होगा? दोस्तों यही होता है, जब भी हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कमाई का सोर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो तो हमारे ऑपरेशंस के लिए हो रहे हैं, हमारे चाल चलन के लिए हो रहे हैं, हमारी मेंटेनेंस के लिए हो रहे हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट भी खुद को चलाने के लिए जो खर्चे करती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो डेली यूज में होते हैं, डेली लाइफ को चलाने के लिए होते हैं, सैलरी देना, सब्सिडी देना और तमाम खर्चे करना। इससे सरकार की इनकम नहीं बढ़ रही है और इनकम नहीं बढ़ेगी तो वो आगे ग्रोथ के लिए कैसे इन्वेस्टमेंट कर पाएगी, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाए। लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया में अभी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हुई है, इसलिए इंडिया में बहुत सारे काम सरकार को करने पड़ जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। अभी अगर देखें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में ही सरकार करीब 11 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इसके अलावा तमाम तरह की चीजें सरकार को खर्च करनी पड़ती हैं, चाहे वो कोविड की वैक्सीन हो जो कि लगभग फ्री लगी है सभी को, ठीक है ना। तो इस तरह खर्चे सरकार करने पड़ते हैं और वही आपको यहाँ पे चीज दिख रही है। लेकिन फिर भी आप देखिए सरकार प्रयासरत है। अगर पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे, 2020 के बाद देखेंगे तो देखिए 10.8 था 2020-21 में, क्योंकि काम धंधा सब बंद हो गया था कोरोना की वजह से, तो ज्यादा खर्चा करना पड़ा, 14.4 हो गया। उसके बाद फिर घट के 12.5 आ गया, 11.7, 10.8, 10.5, 9.8। यानी सरकार लगातार कोशिश कर करके अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करने का प्रयास कर रही है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार देखिए बढ़ रहा है। अगर यहां देखेंगे 2.6, 3.2%, 3.5%, 3.9, 4.2, 4.1, 4.3, यानी धीरे धीरे ही सही लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ सरकार बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है ना। और यही सरकार को चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा होगा सरकार की आमदनी के स्रोत उतने ज्यादा बढ़ेंगे और आगे जाकर हमारी इकोनॉमी उतनी ज्यादा स्टेबल हो पाएगी, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर दिखाया, यही आंकड़े यहाँ पर लाख करोड़ों में दिखाए गए हैं, तो आप इनको भी एक बार यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का मैंने यहाँ पर दिखाया है, देखिए जीडीपी के परसेंटेज के रूप में यहाँ पर दिखाया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी 3.1% तक पहुंचा है, जिसमें से जो ग्रांट इन एड क्रिएशन है वो करीब करीब 1.2% है और इफेक्टिव जो है वो 4.3% का हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं।
यानी जीडीपी के परसेंटेज के रूप में हम 4.3% का लगभग कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए कुछ डेफिसिट की बात की गई है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इंडिया का जो बजट है वो एक डेफिसिट बजट होता है। भारत में हर बार खर्चे होते हैं ज्यादा और इनकम होती है कम। तो जब इनकम कम होती है और डेफिसिट होता है, यानी खर्चे हमारे ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, तब दोस्तों डेफिसिट होता है। और भारत सरकार डेफिसिट को 3-4 प्रकार से कैलकुलेट करती है। भारत सरकार फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करती है, भारत सरकार रेवेन्यू डेफिसिट को कैलकुलेट करती है, भारत सरकार प्राइमरी डेफिसिट को कैलकुलेट करती है और इफेक्टिव प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को कैलकुलेट करती है। इस प्रकार 3-4 तरीके के हमारे पास डेफिसिट हैं, उन सभी को यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है और उनके मद्देनजर अलग अलग चीजों पे हम पहुंचते हैं।